start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है इससे, तो ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेस डिमांड। ध्यान रखिएगा, एक्सेस डिमांड इज़ दैट सिचुएशन जिस सिचुएशन में जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई के कंपेयर में ज़्यादा होती है। यानी एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम सिचुएशन के लिए जितनी भी सप्लाई है, अगर डिमांड उससे एक्सेस होगी तो वो आपकी एक्सेस डिमांड कहलाती है। अब आपके माइंड में बात आएगा कि ये इक्विलिब्रियम लेवल होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम लेवल वो है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली समझें तो आप देख सकते हैं कि ये जो AD है ये C+I यानी एग्रीगेट डिमांड, AS आपका एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके ऊपर अनदर आपका एक न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ किया गया है डॉटेड लाइन से। ये जो सिचुएशन है, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में E पॉइंट पर है, जबकि उसके बाद कॉन्टिन्यूसली डिमांड बढ़ती जा रही है और आपका एग्रीगेट सप्लाई स्टैटिक है। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है F और E, ये आपका एक्सेस डिमांड कहलाता है और इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड। एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होता क्यों है। ध्यान रखिए कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होने का सबसे बड़ा कारण है रिडक्शन इन टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस करेगी देन एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ेगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाती है यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, तो इन सब पे जब पैसा गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सेस खर्च करेगी तो उससे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ता है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो, अगर ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इकोनॉमी में तो उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। फॉल इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट कम होता है तो दैट मीन्स कि हमारा जो फॉरेन करेंसी है वो सेव होगा, फॉरेन करेंसी देश से बाहर नहीं जाएगा और वो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, उससे भी डिमांड बढ़ता है। राइज इन एक्सपोर्ट, अगर हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी देश में आएगी और वो आपकी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगी, तो उससे क्या होता है आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। ध्यान रखिएगा, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑन आउटपुट। इफेक्ट ऑन आउटपुट, आप जानते हैं कि एक्सेस डिमांड में क्या है कि आप सप्लाई तो इंक्रीज कर नहीं पाएंगे जबकि डिमांड आपकी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ध्यान रखिएगा, आपके आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो चुका है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। नंबर थर्ड है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो प्राइस का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं डिफिसिट डिमांड। ध्यान रखिए, डिफिसिट डिमांड का मतलब होता है एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम होने के लिए अगर सप्लाई के कंपेयर में डिमांड कम होती है दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिफिसिट डिमांड। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि डिफिसिट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इज less than the aggregate supply corresponding to full employment level of output in the economy। अगर हम इसको फिगर से समझें तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट डिमांड। ये कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, E पॉइंट पर। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक उससे बिलो अनदर एग्रीगेट डिमांड कर जिसे हम AD1 से ड्रॉ किया है हमने, ये आपका यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो E और G जो गैप है ये क्या दिखाता है, आपका डिफिसिट डिमांड दिखाता है और इसी को हम डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि एक इकोनॉमी में जितनी सप्लाई के कंपेयर में डिमांड कम है तो उनके बीच में जितना भी गैप होगा दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। डिफिसिट डिमांड ऑल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप। रीज़न क्या है एक इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड के, सेम जैसे आपने एक्सेस डिमांड में आपने रीज़न जाना,
ठीक उसका अपोजिट आप कर देंगे यहाँ पे, तो डिफिसिट डिमांड के रीजंस आपको पता चल जाएंगे। नंबर 1, इंक्रीज इन टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो डिमांड कम हो जाती है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट के कामों पर पैसा कम खर्च करे तो डिमांड कम हो जाएगी। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पे पैसा कम खर्च किया जाएगा, यानी कि जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट टेरिटरीज़ हैं, जो भी अगर वो कम पैसा इकोनॉमी में डालेंगे तो उससे भी हमारा एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो डिमांड भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे राइज इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट बढ़ेगा इकोनॉमी में तो ध्यान रखिएगा फॉरेन करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और इससे भी आपका डिमांड कम होगा। फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज होता है तो ध्यान रखिएगा हमारी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी कम आएगी और ये हमारे लिए एक नेगेटिव सिंबल है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और फिर कहीं ना कहीं डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ डिफिसिट डिमांड, अगर इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट। देखो, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है, दीज विल बी ऑन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, इससे क्या होगा, इन्वेंट्री यानी स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा डिमांड कम है और प्रोडक्शन तो सफिशिएंट हो चुका है, सप्लाई ज़्यादा है, तो स्टॉक हमारे पास गैदर हो जाएगा। इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर अ लेस प्रोडक्शन, और इससे हमारी इकोनॉमी को फोर्सफुली अपने प्रोडक्शन को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा डिफिसिट डिमांड कॉजेज अ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, इससे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, ध्यान रखिएगा डिफिसिट डिमांड कॉजेज अ जनरल प्राइस लेवल विल बी फॉल, इससे क्या होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिमांड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन द एएस, आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो ये आपका एक्सेस डिमांड है। सेम एज अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो वो डिफिसिट डिमांड है। इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, इससे इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, इससे डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। इट इंडिकेट्स द ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये इकोनॉमी में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है। ठीक है, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जनरेट होगा, इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन कम होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है। इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा और ये दोनों की दोनों सिचुएशंस फॉल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं मेजर्स टू करेक्ट द डिफिसिट एंड एक्सेस डिमांड, अगर हमें डिफिसिट और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक करना है तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी, ध्यान रखिएगा फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होती है। इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट के पास ये 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 2 टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग एंड बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ये 4 ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके गवर्नमेंट डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक करती है। नेक्स्ट है मेजर टू करेक्ट द डिफिसिट डिमांड, अगर हमें इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड है उसको ठीक करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, ध्यान रखिएगा अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में डिमांड कम है तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स को गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बचे और वो अपनी डिमांड को बढ़ा सकें। द गवर्नमेंट शुड प्लान अ कट इन द पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट को पब्लिक से पैसा कम बोरो करना चाहिए ताकि पब्लिक के पास जितना कैश होल्ड करके रख पाएंगे उतना वो डिमांड को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड रेज मोर फंड फ्रॉम आरबीआई, गवर्नमेंट को आरबीआई से फंड रेज करना चाहिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी में खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए आप। अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है यानी जितनी सप्लाई है उसके कंपेयर में डिमांड ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग कम करनी चाहिए। इंक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ा देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्लान टू रेज द पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट को पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में पब्लिक के पास लेस कैश बचे और वो डिमांड को कम करें। द गवर्नमेंट शुड कट फंड फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट को आरबीआई से फंड कम बोरो करना चाहिए, कट करना चाहिए और उसको इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी वो है, इन दिस पॉलिसी आरबीआई यूज सम इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड। इस सिचुएशन में आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अप्लाई करती है, कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करती है जिसके थ्रू इकोनॉमी में वो एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ठीक कर सकें। तो इनके पास क्या कंपोनेंट्स हैं? बैंक रेट एंड रेपो रेट। नेक्स्ट आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड मोरल प्रेशर। तो किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है आप देखिए। मेजर्स टू करेक्ट द डिफिसिट डिमांड, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है उसे ठीक करना है तो क्या करें? ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए, हमें इसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले अगर इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड है यानी सप्लाई के कंपेयर में डिमांड कम है तो गवर्नमेंट को बैंक रेट और रेपो रेट शुड बी लोअर यानी कम कर देना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी आर परचेज टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, यानी आरबीआई को सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स परचेज करना चाहिए ताकि आरबीआई का पैसा इकोनॉमी में जाए और इकोनॉमी को बूस्ट मिले। सीआरआर और एसएलआर दोनों कम कर देने चाहिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देना चाहिए, मोरल प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। ऐसा करके आरबीआई इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड को ठीक कर सकती है। मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ठीक इसके अपोजिट, बैंक रेट और रेपो रेट शुड बी इंक्रीज, गवर्नमेंट को आरबीआई को बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देना चाहिए। सिक्योरिटी और बॉन्ड्स शुड बी सेल, आरबीआई को क्या करना चाहिए? अपना खुद का सिक्योरिटी और जो भी बॉन्ड्स हैं उसको सेल करना चाहिए ताकि इकोनॉमी में जो कैश का फ्लो है उसको कम किया जा सके। सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देना चाहिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेज कर देना चाहिए और मोरल प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए यानी रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, मोरल प्रेशर को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक, ऐसा करके इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में तभी होता है जब हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको फुलर यूटिलाइज करें और देन AD इक्वल टू AS और S इक्वल टू I होता है तो उसे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा AD यानी एग्रीगेट डिमांड, AS यानी एग्रीगेट सप्लाई और नेक्स्ट आपका S इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यानी सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी में हमारे रिसोर्सेज फुलर यूटिलाइज नहीं होते हैं और उसके बावजूद भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है एंड सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है अगर इकोनॉमी में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं यानी उनको जॉब मिल रहा है, जॉब ऑफर किया जा रहा है बट वो करंट वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, दैट्स वाई वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन जिसमें लोग जॉब तो करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं बट उनको एट प्रेजेंट जॉब नहीं मिल रही है, तो वो इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट सिचुएशन व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट्स टू गेट द जॉब, अगर सभी लोगों को नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई लोगों की जॉब चेंज करने की फितरत होती है, वो एक जॉब पे टिक के ही नहीं काम करना चाहते, वो जॉब चेंज करते रहते हैं, तो दैट्स वाई समटाइम उन्हें इमीडिएट जॉब मिल जाता है और कई बार उन्हें जॉब नहीं मिल पाता तो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। तो दिस सिचुएशन ऑकर्स व्हेन द चेंजिंग द जॉब इन डायनामिक, अगर वो डायनामिक इकोनॉमी में अपनी जॉब चेंज करते हैं तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन अ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चरली चेंज हो रहा है और उसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जैसे आपने देखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया, किसी इकोनॉमी में उन्होंने सपोज़ कुछ भी चेंजेस हो जाते हैं लाइक रॉ मटेरियल का कम पड़ जाना, ठीक है, तो इस वजह से कई बार लोगों को स्ट्राइक भी करना पड़ता है, उन्हें जॉब से फायर कर दिया जाता है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी प्रीसियस इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है क्योंकि काफ़ी प्रीसियस डिटेल्स आपको यहाँ पे शेयर की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट प्रीसियस वीडियोज़ हैं
जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगी स्कोर करने में, दिलाने में। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।